एवरीवन, हैविंग मी हियर, आई एम सुचि। आज हम इस वीडियो में नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे नर्वस सिस्टम क्या है, नर्व इम्पल्स एक नर्व से दूसरे नर्व को कैसे ट्रांसमिट होता है, उसके मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। ये है नर्वस सिस्टम का पार्ट 1। पार्ट 2 में बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे नर्वस सिस्टम क्या है, डिफरेंट बॉडी पार्ट ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सन, न्यूरोग्लिया क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल क्या है, सिनाप्सिस, ट्रांसमिशन कैसे होता है नर्व इम्पल्स, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, इसके साथ इसका बहुत सारे एग्जाम्पल और इसका फंक्शन। चलिए बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होता है। ये सारे प्रोसेस प्रॉपरली फंक्शन करने की वजह से हम एक हेल्दी लाइफ मेंटेन कर पाते हैं। उसके साथ ही हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, देख पाते हैं, साउंड को सुन पाते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुली के अगेंस्ट में रेस्पॉन्ड कर पाते हैं। जो भी बॉडी के अंदर होता है, जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, डाइजेशन, ब्रीदिंग, बॉडी टेम्परेचर, वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी मसल्स मूवमेंट, कॉन्शियस मूवमेंट, जो भी प्रोसेस बॉडी के अंदर होता है, उसके साथ ही बॉडी के द्वारा बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी एक्टिविटीज होता है, वो सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो बॉडी के सारे पार्ट में होता है। वो टिश्यू को हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। ये क्या करता है, बॉडी को इन्फॉर्म करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में और उसके साथ ही इंटरनल बॉडी के पार्ट में क्या होता है उसको बारे में इन्फॉर्म करता है। ये भी कंट्रोल करता है थिंकिंग को, लर्निंग को, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग, इमोशनल रेगुलेशन, ये सारे प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, ये पहले इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसके बाद वो स्टिमुली को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। वो नर्व इम्पल्स जब जाके टारगेटेड टिश्यू में पहुंचता है या मसल्स में या ग्लैंड में पहुंचता है, उसी हिसाब से टारगेटेड टिश्यू रेस्पॉन्ड करता है वो स्टिमुली को। अगर किसी वजह से ये टिश्यू डैमेज हो जाता है, इसका स्ट्रक्चरल पार्ट अगर किसी वजह से डैमेज हो जाता है, तो बॉडी में परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक हेल्थी लाइफ मेंटेन करने के लिए। अभी जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में और ये कैसे नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, उसके मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होता है नर्व सेल, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन का 3 बॉडी पार्ट होता है। पहला है साइटन, दूसरा है डेंड्राइट्स, तीसरा है एक्सन। अगर हम नर्व सेल को अच्छे से देखें, नर्व सेल के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है इसको सेल बॉडी कहते हैं या साइटन के नाम से ये जाना जाता है। इसमें बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं जो नर्व सेल को प्रॉपर फंक्शनिंग करने में मदद करते हैं, जैसे कि लाइजोसोम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और बहुत सारे ग्रैन्यूल्स, जिसको हम निजल्स ग्रैन्यूल्स के नाम से जानते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि ये आरएनए रिच होते हैं। निजल्स ग्रैन्यूल्स रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्रैगमेंट होते हैं। ये आरएनए रिच होने की वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नर्व सेल के अंदर कौन सा ग्रैनुल होता है या कौन सा सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं जो
प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करते हैं। दूसरा है, नर्व सेल के अंदर आपको सेंट्रोसोम नहीं दिखाई देगा। सेंट्रोसोम ना होने के वजह से नर्व सेल डिवाइड नहीं कर पाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है नीट के एग्जाम में। साइटन को अगर आप देखें, इसमें से बहुत सारे शॉर्ट प्रोजेक्शन हुआ है। ये जो शॉर्ट प्रोजेक्शन हुआ है ये डेंड्राइट्स के नाम से जाना जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है ये नर्व इम्पल्स को एक्सेप्ट करता है या ऑब्जर्व करके गैदरिंग करता है, फिर ये साइटन के थ्रू एक्सन को भेजता है ट्रांसमिशन करने के लिए। डेंड्राइट्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें, एक थिकर प्रोजेक्शन हुआ है। ये जो थिकर प्रोजेक्शन हुआ है ये एक्सन के नाम से जाना जाता है। ये जिस पार्ट से साइटन से अराइज होता है वो बल्जिंग पार्ट को हम एक्सन हिलक के नाम से जानते हैं। एक्सन हिलक क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां से जो नर्व इम्पल्स डेंड्राइट एक्सेप्ट करके साइटन को भेजता है, यहाँ से फिर वो एक्सन पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये एक्सन हिलक से एक्सन पोटेंशियल इनिशिएशन होता है। यहाँ से फिर ये एक्सन पोटेंशियल एक्सन के थ्रू ट्रांसमिशन होता है दूसरे नर्व को। आप अगर एक्सन के ऊपर ये जो ब्लू कलर का लेयर देखते हैं, ये है माइलिन शीथ, जिसको हम मेडुलरी शीथ भी कहते हैं। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होने के वजह से ये इंसुलेटर का काम करता है। वायर के ऊपर, इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर जो प्लास्टिक होता है, कोटिंग होता है, वो क्या करता है? इंसुलेटर का काम करता है। ये लीकेज ना होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे ये जो माइलिन शीथ है या मेडुलरी शीथ है एक्सन के ऊपर, ये इंसुलेटर का काम करता है, जिसके वजह से जो एक्सन पोटेंशियल मूव करता है ये लीकेज नहीं होता है। ये जो माइलिन शीथ है, ये जो सिंथेसाइज होता है एक्सन के ऊपर, ये जो लेयर सिंथेसाइज होता है ये SCU1 सेल के वजह से सिंथेसाइज होता है। SCU1 सेल, ये सेल को, ये जो ग्रीन कलर सेल आप देखते हैं इसको हम SCU1 सेल कहते हैं। ये थियोडर SCU1 इसको पहले डिस्कवर किए थे। ये क्या करता है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है एक्सन के ऊपर माइलिन शीथ को सिंथेसाइज करने के लिए। ये जो व्हाइट पार्ट आप देखते हैं ये इसको हम न्यूरिलेमा कहते हैं। ये जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ये SCU1 सेल में ये साइटोप्लाज्म का काम करता है। दोनों मिलके ये माइलिन शीथ अराइज करते हैं एक्सन के ऊपर। माइलिन शीथ का काम क्या होता है? ये फास्ट स्टेडी एक्सन पोटेंशियल को ट्रांसमिशन करने में मदद करता है, यह रेस्पॉन्सिबल होता है। एक्सन के टर्मिनल पार्ट को अगर आप देखें, ये जो नॉब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है ये है सिनेप्टिक नर्व, जो रेस्पॉन्सिबल होता है एक्सन पोटेंशियल को ट्रांसमिट करने में। यहाँ से फिर जो एक्शन पोटेंशियल होता है या नर्व इम्पल्स होता है ये आयन के फॉर्म में दूसरे नर्व को ट्रांसमिशन होता है। ये जो दोनों नर्व के बीच में एक गैप फॉर्मेशन होता है, जो गैप फॉर्मेशन होता है ये सिनाप्सिस के नाम से जाना जाता है। सिनाप्सिस एक जंक्शनल पार्ट होता है दोनों नर्व के बीच। नर्व सेल के एक्सन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, ये है एक्सन, एक्सन के ऊपर ये ब्लू कलर जो लेयर है ये है माइलिन शीथ। ये जो रेड सेल है ये है SCU1 सेल, जिसको थियोडर SCU1 ने डिस्कवर किए थे। ये है न्यूरिलेमा
जो साइटोप्लाज्म जैसा होता है स्की1 सेल में, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, माइलिन शीथ सिंथेसाइज करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं एक्सन के ऊपर। कुछ नर्व सेल के ऊपर माइलिन शीथ नहीं होता है, कुछ नर्व के ऊपर माइलिन शीथ होता है। जिसके ऊपर माइलिन शीथ होता है उसको हम माइलिनेटेड नर्व सेल कहते हैं, जिसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होता है उसको हम नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल कहते हैं। माइलिनेटेड नर्व सेल फास्टर एफिशिएंट वे में नर्व इंपल्स को कंडक्ट करता है कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्की1 सेल होता है नर्व सेल में, जो रेस्पॉन्सिबल होता है ये माइलिन शीथ फॉर्मेशन करने में। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फॉर एग्जांपल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसमें स्की1 सेल नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन ये नर्व सेल के ऊपर माइलिन कोटिंग होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट। सो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ ऑन नर्व इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन जब ब्रेन सेल या स्पाइनल कॉर्ड के कोई भी नर्व डैमेज होता है वो फिर दोबारा रीजेनरेट नहीं हो पाता है, क्योंकि स्की1 सेल नहीं होता है। इसके वजह से ये रीजेनरेट नहीं कर पाता है माइलिन शीथ। इसी वजह से वो नर्व जब डैमेज कर जाता है बॉडी फिर कंप्लीटली पैरालाइज हो जाता है। इस पार्ट में आप देखें, ये एक माइलिन शीथ है, ये दूसरा माइलिन शीथ है, ये एक पॉइंट पे एक दूसरे के बीच में गैप फॉर्मेशन करते हैं, टच नहीं किए हैं। ये जो गैप फॉर्मेशन हुआ है या नॉच फॉर्मेशन हुआ है, इस पार्ट को या ग्रुप फॉर्मेशन हुआ है, इस पार्ट को हम नोड ऑफ रानवियर के नाम से जानते हैं। नोड ऑफ रानवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एफिशिएंट and faster movement of nerve impulse। कैसे? ये जो माइलिन शीथ है इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है फैटी एसिड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड और ड्यू टू हैविंग फैटी एसिड ये इंसुलेटर का काम करता है। ये वायर के ऊपर जैसे प्लास्टिक होता है ये वैसे काम करता है एक्सन के ऊपर। ये होने के वजह से जो नर्व इंपल्स आयन के फॉर्म में आता है ये क्या करता है, लीकेज नहीं हो पाता है, मूव नहीं कर पाता है इसके थ्रू। ये जो गैप फॉर्मेशन हुआ है नोड ऑफ रानवियर, ये जो गैप फॉर्मेशन हुआ है ये एक्सपोजर होता है क्योंकि इसके ऊपर माइलिन कोटिंग नहीं होता है। इसके वजह से क्या होता है, सपोज यहाँ पे एक नोड ऑफ रानवियर रहा, ये है दूसरा नोड ऑफ रानवियर, सपोज यहाँ पे ये तीसरा। नर्व इंपल्स क्या करता है, यहाँ से दूसरे नोड ऑफ रानवियर को जंप करता है, फिर यहाँ से तीसरे नोड ऑफ रानवियर को जंप करता है। ये जंप करने के वजह से नर्व इंपल्स फास्टर मूवमेंट करता है या मूव करता है ताकि ये सिनाप्सिस के थ्रू ट्रांसमिट हो सके दूसरे नर्व को थ्रू एक्सन। ये जो कंडक्शन प्रोसेस है ये सल्टाटोरी कंडक्शन के नाम से जाना जाता है। ये जो कंडक्शन प्रोसेस है इसको हम सल्टाटोरी कंडक्शन कहते हैं। नर्व सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के नज़दीक कुछ ऐसे सेल होते हैं जो दिखने में तो नर्व सेल जैसे होते हैं, लेकिन ये स्टिमुलस को रिसीव करके इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट नहीं कर पाते हैं नर्व सेल के जैसे। इनमें
निजल्स ग्रैन्यूल्स नहीं होता है, इसके वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये सपोर्ट सिस्टम बनते हैं न्यूरॉन के। ये न्यूरॉन को सपोर्ट करने के साथ ही ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन को। उसके साथ ही ये पैथोजन डिस्ट्रॉय करते हैं, डेड न्यूरॉन को रिमूव करते हैं, और ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में ये न्यूरॉन को टाइटली पैक करने में मदद करते हैं। ये दिखने में नर्व सेल जैसे होते हैं। इसको कॉम्बाइनली कहा जाता है ग्लियल सेल या ग्लिया। न्यूरॉन को होल्ड करने के वजह से या पैकिंग करने के वजह से या प्रोटेक्शन देने के वजह से इनका नाम दिया गया है न्यूरोग्लिया। स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये नर्व सेल के जैसे होते हैं। सपोज ये हुआ नर्व सेल, नजदीक एरिया में न्यूरॉन के जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये है न्यूरोग्लिया, जो क्या करता है, ये होल्ड करता है प्रोजेक्शन के थ्रू। ये जो प्रोजेक्शन हुआ है, ये प्रोजेक्शन के थ्रू ये नर्व सेल को होल्ड करता है टाइटली, ताकि ये सपोर्ट दे सके, नर्व सेल को प्रोवाइड कर सके न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। ये सेल को हम न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओलिगोडेंड्राइट्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ फॉर्मेशन करता है, वो वन टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया है। वो प्रोटेक्शन देता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, इसी वजह से माइलिन शीथ क्रिएट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नर्व सेल में। नर्व सेल के साइटन से जो डेंड्राइट एंड एक्सॉन के फॉर्म में जितने सारे प्रोसेसेस अराइजेस हुआ है, उसको अगर कंसिडर करें तो नर्व सेल क्लासिफाइड हुआ है 3 फॉर्म में या 3 टाइप में। पहला है यूनिपोलर। यूनिपोलर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? यह है साइटन, सपोज ये है एक्सॉन। ये एक ही प्रोसेसेस अराइज हुआ है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। यूनिपोलर में देयर इज नो डेंड्राइट। इस टाइप का नर्व सेल आपको दिखने को मिलेगा एम्ब्रायोस में। दूसरा है बाइपोलर, जिसमें साइटन से एक डायरेक्शन में डेंड्राइट फॉर्मेशन हुआ है, दूसरे डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डेंड्राइट एक्सॉन अराइज हुआ है। ये बाइपोलर में एक डेंड्रन एक एक्सॉन अराइज होता है साइटन से। इस टाइप का नर्व सेल आपको देखने को मिलेगा सेंसरी सेल में। जैसे कि नाजल पैसेज हुआ, उसमें बहुत सारे नर्व सेल होते हैं जो बाइपोलर होते हैं। आईज के रेटिना में जो नर्व सेल होता है वो बाइपोलर होता है। तीसरा टाइप है मल्टीपोलर, जो कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन होता है, जिसका स्ट्रक्चर पहले हम देखे हैं। यह है साइटन, इसमें से बहुत सारे डेंड्राइट्स अराइज हुए हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ही प्रोसेस अराइज हुआ है जो थिकर होता है, वो है एक्सॉन। एक एक्सॉन अराइज होता है, मोर देन वन डेंड्राइट मल्टीपोलर न्यूरॉन में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इस टाइप का न्यूरॉन आपको दिखने को मिलेगा। ये क्या करता है? ये सेंसरी फंक्शन, हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस, मसल्स कंट्रोल, मूवमेंट, लॉजिकल थिंकिंग, मेमोरी, इमोशन को ये न्यूरॉन कंट्रोल करता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, न्यूरॉन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है सेंसरी और अफरेंट न्यूरॉन। ये क्या करता है? स्टिमुलस को
एक्सेप्ट करके इंटरनल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। फिर ये इम्पल्स जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच सके। तो ये जो सेंसरी या अफरेंट न्यूरॉन होता है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है। ये इम्पल्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचाता है। दूसरा है मोटर या एफरेंट न्यूरॉन। ये क्या करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। ये जो रेस्पॉन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का होता है, जो भेजता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो फिर कैरी करके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या सेंसरी नर्वस सिस्टम या डिफरेंट सेल, मसल्स और ग्लैंड, जहां पे जरूरत हो वहां पे भेजता है। तीसरा है कनेक्टर न्यूरॉन। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। ये क्या करता है, ये सेंसरी एंड मोटर के बीच में कनेक्ट क्रिएट करता है। नॉर्मली न्यूरॉन आर 3 टाइप। पहला है सेंसरी, दूसरा है मोटर, तीसरा है मिक्स्ड। सेंसरी का काम क्या है, ये इंफॉर्मेशन या स्टिमुलस को इम्पल्स के फॉर्म में लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचाता है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। मोटर न्यूरॉन का काम क्या है, ये जो रेस्पॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्रिएट होता है स्टिमुलस के वजह से, ये उस रेस्पॉन्स को कैरी करके रेस्पेक्टिव सेल में या मसल्स में या ग्लैंड में पहुंचाता है। मिक्स्ड क्या करता है, ये दोनों का काम करता है। ये इंफॉर्मेशन लेता भी है और पास ऑन भी करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूसरे मसल्स को, ग्लैंड्स को या सेल को, जहां पे जरूरत हो। ये न्यूरॉन कैसे काम करता है, उसको जानने से पहले कुछ वर्ड हम जानेंगे। रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, जो चेंजेस होता है ड्यू टू स्टिमुलस, उसको हम रेस्पॉन्स कहते हैं। रिसेप्टर क्या होता है, ये स्पेशलाइज सेल होता है जो स्टिमुलस को रिसीव करके नर्व इम्पल्स क्रिएट करता है। इफेक्टर क्या होता है, जो मसल्स या ग्लैंड होते हैं वो स्टिमुलस होने के वजह से या स्टिमुलस रिसीव करने के वजह से जो सिक्रेशन होता है वो ग्लैंड से या मसल से, उस ग्लैंड या मसल्स को हम इफेक्टर कहते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुली एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, उसको समझने से पहले देखेंगे नर्व सेल बॉडी सेल के अंदर कैसे रहता है। ये सपोज एक नर्व सेल ये बॉडी सेल के अंदर है। नर्व सेल के ये है इंट्रासेलुलर पार्ट, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट। इसको कौन सेपरेट करके रखता है, ये सेल मेम्ब्रेन। हम सब ने जानते हैं जितने सारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है तो सारे लिपिड एंड प्रोटीन को लेकर बनते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड बाइलेयर का होता है। यहाँ पे ये एक लेयर, ये है दूसरा लेयर। ये लिपिड के पोलर हेड होते हैं। ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं। ये लिपिड बाइलेयर के बीच में बहुत सारे इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं जो कैरियर मोलेकुल या ट्रांसपोर्टर मोलेकुल के जैसा काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जो नेसेसरी आयन्स या मोलेकुल होते हैं सेल के लिए, उसको वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट से इंट्रा सेलुलर पार्ट को, बाहर से अंदर की तरफ ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। कोई मोलेकुल या आयन सेल को जरूरत नहीं होता है, उसको वो ट्रांसपोर्ट करते हैं बाहर से
अंदर से बाहर की तरफ। ये जो ट्रांसपोर्टर मोलेकुल होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। जो मोलेकुल या जो कैरियर प्रोटीन स्पेसिफिक आयन को ट्रांसपोर्ट करते हैं उसी हिसाब से उनका नाम होता है। सपोज कोई सोडियम आयन को ट्रांसपोर्ट किया, उसको हम सोडियम आयन ट्रांसपोर्टर कहते हैं। कोई पोटेशियम को किया तो पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्टर। कुछ कैरियर मोलेकुल क्या करते हैं, दो डिफरेंट आयन को एक ही साथ ट्रांसपोर्ट करते हैं, आइदर इन सेम डायरेक्शन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो कैरियर मोलेकुल दो डिफरेंट आयन को एक ही टाइम पे सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम सिम्पोर्टर कहते हैं। जो कैरियर मोलेकुल दो डिफरेंट आयन को एक ही टाइम पे दो डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट करवाते हैं या ट्रांसपोर्ट करवाते हैं उसको हम एंटीपोर्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक सोडियम पोटेशियम आयन पंप या सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। ये क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन में होता है। ये जो कैरियर मोलेकुल है ये एक ही टाइम पे सोडियम को उसके साथ पोटेशियम आयन को ट्रांसपोर्ट करवाता है। दो डिफरेंट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूवमेंट करवाता है। इसके लिए ये ATP यूटिलाइज करता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन करता है इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ATP यूटिलाइज होता है। इसके पास बाइंडिंग साइट होता है बाहर की तरफ, जो उसका सरफेस है, इस सरफेस में ये बाइंड करता है पोटेशियम को। यहाँ पे पोटेशियम बाइंड होता है, दो पोटेशियम बाइंड होता है। अंदर की तरफ इसका जो सरफेस है यहाँ पे 3 सोडियम आयन बाइंड होता है। दोनों पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, लेकिन सेल को पोटेशियम की जरूरत पड़ता है। इसी वजह से ये कैरियर मोलेकुल क्या करता है, दो पोटेशियम आयन के बदले 3 सोडियम आयन को बाहर की तरफ भेजता है। यहाँ पे जब ये कैरियर मोलेकुल का कॉन्फर्मेशन चेंज हो जाता है, फिर ये पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आता है, ये सोडियम आयन बाहर की तरफ चला जाता है। इसी वजह से दो पोटेशियम आयन के बदले 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ जाता है। तो क्या होता है, बाहर की तरफ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। बाहर की तरफ ज्यादा सोडियम मूवमेंट हुआ, इसके वजह से बाहर के एनवायरनमेंट में या बाहर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है कंपेयर टू इंटरनल स्पेस। इंटरनल स्पेस में क्या होता है, पोटेशियम चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन कंपेयर टू सोडियम आयन इसका नंबर कम है। इसी वजह से नेगेटिव आयन ज्यादा होता है अंदर की तरफ। तो ये जो कंडीशन है, बाहर के एनवायरनमेंट में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, अंदर के एनवायरनमेंट में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, इस कंडीशन को हम पोलराइज कंडीशन कहते हैं। यहाँ पे नर्व सेल क्या होता है, पोलराइज्ड होता है। इस कंडीशन में नर्व सेल स्टेबल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। इस कंडीशन में नर्व सेल के जितने सारे कैरियर मोलेकुल या ये जो सोडियम पोटेशियम आयन पंप, ये फिर काम करना बंद कर देते हैं। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ आयन थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब नर्व सेल के सेल मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर की तरफ
ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उस टाइम पे नर्व सेल पोलराइज कंडीशन में होता है, वो रिलैक्स कंडीशन में होता है। वो स्टेज को, वो पोलराइज स्टेज को हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल के टाइम पर या सेल जब रेस्टिंग पोटेंशियल को अचीव करता है उस टाइम पे सेल मेम्ब्रेन में जो सोडियम पोटेशियम पंप के चैनल होते हैं वो सारे बंद होते हैं। इसी वजह से कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जा भी नहीं सकते हैं या आ भी नहीं सकते हैं। उस टाइम पे जितने सारे चैनल हैं वो सारे काम करना बंद कर देते हैं। ये कैसे अचीव होता है? जब सोडियम पोटेशियम पंप चैनल 2 पोटेशियम आयन के बदले 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ भेजता है, अंदर की तरफ आता है पोटेशियम आयन, बाहर की तरफ जाता है सोडियम आयन, लेकिन 2 के बदले 3 जाता है। तब बाहर की एनवायरनमेंट में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, अंदर की तरफ ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो पोटेशियम आयन कैरी करता है वो कम होता है कंपेयर टू सोडियम आयन। रिजल्ट में क्या होता है? मोर सोडियम आयन आर आउटसाइड देन इनसाइड एंड मोर पोटेशियम आयन आर इनसाइड देन आउटसाइड। इसी वजह से बाहर के एनवायरनमेंट में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्योंकि सोडियम आयन का नंबर ज्यादा है आउटर एनवायरनमेंट में कंपेयर टू इनर एनवायरनमेंट। पोटेशियम आयन कम होने की वजह से इसका नंबर, पॉजिटिव चार्ज कम होता है अंदर में, तो नेगेटिव चार्ज कंपेयर टू आउटसाइड ये बढ़ जाता है अंदर के एनवायरनमेंट में। ये कंडीशन को हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। जब नर्व सेल डेंड्राइट के थ्रू एक्सटर्नल स्टिमुली को एक्सेप्ट करता है, फिर क्या होता है? वो साइटन के थ्रू एक्सन के पास पहुंचता है। उस टाइम नर्व सेल कैसे कंडीशन में होता है? पहले रेस्टिंग कंडीशन में। रेस्टिंग कंडीशन में, जिसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है? रेस्टिंग पोटेंशियल में एनवायरनमेंट या मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, आउटसाइड एनवायरनमेंट में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है सोडियम आयन के वजह से, और नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है नर्व सेल के अंदर ड्यू टू लेस पोटेशियम आयन। जो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं फिर भी कम होते हैं, इसी वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। ये है रेस्टिंग पोटेंशियल। जब स्टिमुली नर्व सेल को नहीं मिलता है, जब स्टिमुली आके एक्सन के पास पहुंचता है, उस टाइम क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्ज होता है बाहर के तरफ, वो क्या करते हैं? अंदर के तरफ आना शुरू कर देते हैं ये चैनल के थ्रू। जब ये शुरू कर देते हैं अंदर की तरफ आना, तो फिर क्या होता है? कौन आता है? सोडियम आयन, जो पॉजिटिव चार्ज का होता है, वो मूव करता है ये चैनल के थ्रू अंदर की तरफ। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। क्यों डीपोलराइजेशन कहते हैं? क्योंकि इस कंडीशन में ये था पोलराइज्ड, जहां पे
पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा था बाहर में, अंदर के तरफ नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आया तो ये कंडीशन डिस्टर्ब हो गया, डीपोलराइज हो गया। उसके बाद ये जब शुरू करता है अंदर की तरफ आना, सोडियम आयन ये बारी बारी आता है, एक चैनल, एक ही साथ सारे चैनल नहीं खुलते, बारी बारी खुलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया सोडियम आयन के फॉर्म में। जब ये दूसरा चैनल खुला, उस चैनल के थ्रू फिर दूसरा सोडियम आयन, ये एक नहीं खुलते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे खुलते हैं। तो ये सोडियम आयन अंदर की तरफ आया, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसे बहुत सारे जब आना शुरू कर देते हैं अंदर की तरफ, क्या होता है, इस कंडीशन को हम राइजिंग फेज कहते हैं। राइजिंग फेज में क्या होता है, नर्व सेल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज था वो कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया सोडियम आयन अंदर के तरफ आने के वजह से। इस कंडीशन को हम कहते हैं राइजिंग फेज। उसके बाद सोडियम आयन आता है जो पॉजिटिव चार्ज का होता है, उसको फिर कंपेंसेट करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज तो अंदर की तरफ आता है, इसको कंपेंसेट करने के लिए जो पोटेशियम आयन था वो भी पॉजिटिव चार्ज का था, वो क्या करता है, मूव करता है बाहर की तरफ, क्योंकि सेल हमेशा चाहता है पोलराइज कंडीशन में रहने के लिए। जब ये बाहर की तरफ पोटेशियम आयन जाना शुरू कर देता है, उसको बैलेंस करने के लिए, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रीपोलराइज। क्योंकि पहले तो पोलराइज था, उसके बाद स्टिमुली पाने के बाद ये डीपोलराइज हुआ, फिर इसका कंडीशन राइजिंग हुआ। उसको कंपेंसेट करने के लिए पोटेशियम आयन जो पॉजिटिव चार्ज है नर्व सेल के अंदर, वो मूव करता है बाहर की तरफ। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रीपोलराइज्ड। ये है रीपोलराइज्ड कंडीशन ऑफ नर्व सेल, जब स्टिमुली नर्व सेल को मिलता है। उसके बाद क्या होता है, फिर ये जो चैनल सोडियम आयन के लिए खुलता है वो बंद हो जाता है। फिर सोडियम आयन जो है वो अंदर की तरफ नहीं आ पाता है। उसके साथ ही जो पोटेशियम आयन है वो तो बाहर की तरफ जाता है, यहाँ पे सोडियम आयन आना बंद हो गया, पोटेशियम आयन बाहर की तरफ गया। जब पोटेशियम आयन जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर की तरफ जाता है, उसके साथ ही बाहर की तरफ जो क्लोराइड आयन है वो नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करता है, इसका कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है, वो अंदर की तरफ आता है। इसका मतलब क्या हुआ, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ गया और बाहर की तरफ बैलेंस हो गया पोटेशियम आयन जाने के वजह से। फिर क्या हो गया, ये फिर हाइपर पोलराइज्ड हो गया। हाइपर पोलराइज कंडीशन में क्या होता है, बाहर की तरफ जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना रहना चाहिए उतना रहता है, अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि क्लोराइड आयन अंदर की तरफ आ जाता है। इस कंडीशन को हम हाइपर पोलराइज कहते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये स्टिमुली के वजह से हुआ है, नर्व सेल के अंदर चेंजेस। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल। अभी जो स्टिमुली आया एक्सटर्नल से, वो फिर अभी आयन के फॉर्म में नर्व सेल के अंदर आ गया। ये जो आयन या इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में
जो स्टिमुली आ गया इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ये डिफरेंट स्टेज देकर ये पास ऑन होता है थ्रू एक्शन। अभी क्या होता है, एक्सटर्नल स्टिमुली कन्वर्ट होता है एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है चार्ज्ड आयन। इस फॉर्म में एक्सटर्नल स्टिमुली कन्वर्ट हुआ एक्शन में। एक्शन अभी क्या करेगा, इस एक्शन पोटेंशियल को, ये जो चार्ज्ड आयन के फॉर्म में है, ये स्टिमुली को ट्रांसमिट करेगा दूसरे नर्व को। जिस पार्ट में ये ट्रांसमिट करता है दूसरे नर्व को, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सिनाप्सिस। ये एक जंक्शनल पॉइंट होता है जहां पे ट्रांसमिट होता है नर्व इंपल्स केमिकल के फॉर्म में। ये एक्शन पोटेंशियल अभी जब ट्रांसमिट होगा, ये केमिकल के फॉर्म में ट्रांसमिट होगा। ये केमिकल को हम क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। ये जो इस पॉइंट में वन नर्व के एक्शन से दूसरे नर्व के डेंड्रन को पास ऑन होता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सिनाप्सिस। ये जो सिनाप्सिस के पार्ट होते हैं, ये इसमें 3 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट क्या है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दूसरा है सिनेप्टिक क्लिप, तीसरा है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो नर्व के एक्सन होता है, सपोज एक नर्व है, ये है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या किया, एक्सटर्नल स्टिमुली को पास ऑन किया एक्सन की तरफ। एक्सन क्या किया, ये नर्व स्टिमुली को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है। फिर इसके टर्मिनल पार्ट के थ्रू, ये जो टर्मिनल पार्ट है जहां पे सिनेप्टिक नॉब होता है, ये पार्ट से ये फिर ट्रांसमिट करता है केमिकल के फॉर्म में, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये दोनों के बीच, ये नर्व के टर्मिनल पार्ट दूसरे नर्व के डेंड्राइट पार्ट के बीच में एक गैप होता है। ये गैप के थ्रू केमिकल पास ऑन होता है या न्यूरोट्रांसमीटर पास ऑन होता है दूसरे नर्व को। ये दोनों के बीच में जो गैप होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लिप। एक्सन के जो टर्मिनल पार्ट है जहां से नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्योंकि यहां से न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज होके सिनेप्टिक क्लिप को चला जाता है, वहां से फिर न्यूरोट्रांसमीटर चला जाता है रिसेप्टर ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो दूसरे नर्व के डेंड्राइट के मेम्ब्रेन में होता है। दूसरे नर्व के डेंड्राइट के मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में कैसे ट्रांसमिट होता है, ये है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहाँ पे होता है, एक्सन के टर्मिनल पार्ट में, जिसको हम सिनेप्टिक नॉब के नाम से जानते हैं। उसका मेम्ब्रेन को कहते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ से वो जो नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है, वो फिर केमिकल के फॉर्म में यहां से डिफ्यूज होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को। कैसे,
पहले एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है एक्सॉन के टर्मिनल पार्ट में। एक्सॉन पोटेंशियल किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड आयन के फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में जब एक्शन पोटेंशियल टर्मिनल पार्ट में पहुंचता है, उसके साथ कैल्शियम आयन भी टर्मिनल पार्ट को पहुंचता है। यहां पे आने के बाद ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड आयन होता है, ये ट्रिगर करता है कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स को जो उसके साथ रिलेटेड होते हैं। उस केमिकल को एक्साइटेड करने के वजह से या ट्रिगर करने की वजह से वो केमिकल्स क्या होता है, पैक्ड हो जाता है एक सैक में या एक पाउच में या वेसिकल्स में। उसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक वेसिकल्स। ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होता है वो क्या कैरी करता है? जो केमिकल को कैरी करता है उस केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के चैनल के थ्रू डिफ्यूज होता है सिनेप्टिक क्लिफ्ट को। जो गैप फॉर्मेशन होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच जो गैप फॉर्मेशन होता है, वहां पे डिफ्यूज होके पहुंचता है ये न्यूरोट्रांसमीटर। इसको कौन इनिशिएट करता है ये डिफ्यूजन प्रोसेस को? ये कैल्शियम आयन न्यूरोट्रांसमीटर को मदद करता है मेम्ब्रेन के थ्रू या चैनल के थ्रू डिफ्यूज होने के लिए। उसके बाद ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आके पहुंचता है, ये फिर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो दूसरे नर्व के डेंड्राइट्स के मेम्ब्रेन में होते हैं, वो मेम्ब्रेन को हम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें बहुत सारे चैनल होते हैं। उसके थ्रू ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? पहुंचते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर ये चैनल के थ्रू। जब यहाँ पे पहुंचते हैं, ये फिर न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। पहले आया स्टिमुली, स्टिमुली के बाद वो कन्वर्ट हुआ एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज आयन। वो फिर केमिकल के फॉर्म में फॉर्मेशन होता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर फिर ट्रांसमिट होके या मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में पहुंचता है। वहां पे फिर वो इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो एक्शन पोटेंशियल है जैसे यहाँ पे हुआ, ये फिर साइटन के थ्रू इसके एक्सन में ट्रांसमिट होके दूसरे नर्व को चला जाता है। ऐसे होता है नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन। ट्रांसमीटर टारगेटेड सेल में या मसल्स में ग्लैंड में पहुंचता है तो क्या करता है? आइदर उसके फंक्शन को प्रमोट करने के लिए, उस सेल में कुछ फंक्शन को प्रमोट करने के लिए ये मोर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में मदद करता है। नहीं तो ये कुछ सेल में क्या करता है? उसके फंक्शन को स्लो डाउन करने के लिए या बंद करने के लिए या इनहिबिट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल को फॉर्मेशन होने में रोकता है। तो इसका ये दो इफेक्ट है, एक तो है एक्साइटेटरी, दूसरा है इनहिबिटरी। कुछ सेल में ये एक्साइटेटरी का काम करता है, ये एक्साइट करता है ताकि फंक्शन अच्छे से हो पाए, इसीलिए वो एक्शन पोटेंशियल को ज़्यादा जनरेट करने में मदद करता है। नहीं तो ये कुछ सेल में क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल को जनरेट होने में रोकता है ताकि ये प्रोसेस रोक सके, इनहिबिट हो सके या स्टॉप हो सके। ऐसे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हमारे बॉडी के अंदर है जो हमारे डेली लाइफ के प्रोसेस में मदद करते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलाइन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ग्लूटामेट, नॉन एपिनेफ्रिन। दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट
इसके अलावा और बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर भी है जो बहुत सारे फंक्शन को कैरी आउट करते हैं ताकि हमारी बॉडी अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन करे। एसिटाइलकोलाइन का काम क्या होता है? ये मसल्स कंट्रैक्शन, मेमोरी, लर्निंग इसमें मदद करता है। डोपामाइन का काम क्या होता है? ये रिवार्डिंग, मोटिवेशन, मूवमेंट, कंट्रोल ये सब में मदद करता है। सेरोटोनिन का काम क्या होता है? ये मूड रेगुलेशन, मूड स्विंग का रेगुलेट करता है। खाने के लिए भूख बढ़ाता है, ये एपेटाइट कंट्रोल करता है, स्लीप को कंट्रोल करता है। ग्लूटामेट का काम क्या होता है? ये प्राइमरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नॉन एपिनेफ्रिन का काम क्या होता है? ये सेक्सुअल अराउजल को ये प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स को, मूड रेगुलेशन को इसको कंट्रोल करता है। These are all the function of neurotransmitter. This is all about nerve and mechanism of transmission of nerve impulse. Hope you understand. Please like, share, comment and subscribe my channel. अगर किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।